बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी की जुड़वा कुंवारी बहन थी जो चंद महीनों के लिए हमारे घर रहने आई। दोनों की शक्लें एक जैसी थी। फिर एक रोज़ अचानक पता चला कि मेरी बीवी की बहन हामला हो गई है। क्योंकि मैं सौदा लेकर घर में दाखिल हुआ तो बावर्ची खाने में मेरी बीवी खड़ी खाना पका रही थी। उसकी कमर पर लहराती चुटिया ने मेरे दिल में जज्बात की चिंगारी जलाई। मैंने पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में दबोच लिया। उससे पहले कि मैं मज़ीद कोई गुस्ताखी करता, पीछे से मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने घबरा कर अपनी बीवी को छोड़ दिया और पीछे हटा तो मेरी बीवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा तो उसने मुझ पर इंकिशाफ किया कि वो मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी साली है। मेरी साली दूसरे शहर में रहती थी। वो कब यहाँ आई मुझे पता ही नहीं था। दोनों जुड़वा होने की वजह से शक्लों में बिल्कुल एक जैसी थी और इसलिए मैं धोखा खा गया था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास होने लगा कि मैंने अपनी बीवी समझकर अपनी साली को पकड़ लिया। दिल ही दिल में मैंने खुदा का शुक्र भी अदा किया कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। मेरी साली जब से यहाँ आई थी अक्सर ही मेरी बीवी के कपड़े पहनकर मुझे धोखा देती और जब मैं उसके साथ कोई गुस्ताखी कर बैठता तो फिर मेरी खूब मेरा मजाक उड़ाती। उसे मुझसे बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं होती थी, इसलिए मैं भी बेफिक्र हो गया था। वो अपनी बहन को भी ये कहकर चिढ़ाती कि तुम्हारे शौहर तो अभी तक तुम्हारी पहचान ही नहीं हुई। कभी कभी तो इस बात पर मेरी बीवी का मिजाज बिगड़ भी जाता, लेकिन मेरी साली ज़ोर ज़ोर से हंसती रहती। एक दिन मैं दफ्तर से घर पहुंचा तो मेरी बीवी हिना मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। मेरे दफ्तर से घर आने में देर हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो मुझसे खफा हो गई है या फिर मेरी साली ने उसे चिढ़ाने के लिए कुछ किया है। मैंने उसे जल्दी से जाकर मूवी दिखाने ले जाने का वायदा किया, लेकिन मुझे दफ्तर में काफ़ी वक्त लग गया था। मुझे पहले से अंदाज़ा था कि वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ होगी। हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, लेकिन हम दोनों के दरमियान कुछ दूरियां आ गई थी। मैं जब भी दफ्तर से वापस आता तो वो मुझसे लाजमी नाराज़ होती। मुझे लगा शायद आज भी यही बात है, लेकिन बात तो कुछ और थी जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी ने बहुत ही जहर भरे लफ्ज़ों में मुझे ये खबर सुनाई थी कि उसकी कुंवारी जुड़वा बहन उम्मीद से है। मेरी बीवी जिन नज़रों से मुझे देख रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सर पे आसमान गिरवा दिया हो। मुझसे बात किए बिना ही वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी और मैं अपनी जगह मट्टी का माधो बन गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही सुनने के लिए। मेरी बीवी हिना मौजूद थी। उसने खुद को कमरे में बंद करके दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। मेरी और हिना की शादी को 6 महीने ही गुजरे थे और ये 6 महीने हम दोनों ने एक साथ बहुत ही अच्छे से गुजारे। फिर मेरी साली रिदा हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आ गई। रिदा से मेरी हमेशा से बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो जब से हमारे घर आई थी हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरती और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। वो हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थी। हिना से ज़्यादा रिदा मुझ पर तवज्जो दे रही थी और मेरी पसंद के खाने पका पका कर मुझे खिला रही थी। मैं जब भी उसे कहता कि वो इतना काम ना करे तो वो हंसकर कहती कि साली आधी घरवाली होती है, मैं तो आपकी बीवी की हमशक्ल हूँ, इसलिए पूरी घरवाली हूँ। रिदा ने थोड़े ही दिनों में घर को पूरा अपना बना लिया था। कभी कभी तो मैं ये देखकर हैरान हो जाता। वो आदत में हिना से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मेरे दिल में रिदा को देखकर ये ख्याल आने लगा था कि अगर मुझे पहले ही इन दोनों की आदतों का इल्म होता तो मैं हिना से नहीं बल्कि रिदा से शादी करता। शक्ल में तो वो दोनों ही एक जैसी थी। रिदा की सादगी और मोहब्बत भरे अंदाज ने मुझे उसकी तरफ माइल कर दिया था, जबकि मेरी बीवी हिना अपने आप में मगन रहने वाली थी। मैं भी रिदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था क्योंकि वो मेरी बीवी की बहन होने के साथ साथ मेरी कज़न भी थी। वो मेरे घर कुछ दिन मेहमान थी, इसलिए मैं उसे ख़ुसूसी तवज्जो दे रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ये ख़ुसूसी तवज्जो मुझ पर इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। जो कुछ हो गया था उसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी कुंवारी साली हामला हो गई थी और ये खबर सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मेरी बीवी हिना कामचोर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लापरवाह भी थी, जबकि रिदा बहुत ही ज़्यादा हसास और चाको चौबंद थी। वो मिनटों में सारे घर का काम निपटा लेती। उसके आने से हिना को बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था। हिना ने खुद ही उसे रहने के लिए बुलाया था और रिदा के आने से हिना के घर के कामों से जान छूट गई थी।
वो मेरी जिम्मेदारियों से भी आज़ाद हो गई थी। उसने खुद ही मेरे सारे काम रिदा के हवाले कर दिए थे, जिन्हें रिदा ने खुशी खुशी अपने ज़िम्मे ले लिया था। इसलिए मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। हिना और रिदा दोनों जुड़वा बहनें थीं और जो कोई भी उन्हें देखता वो पहली ही नज़र में धोखा खा जाता और लाख खोजने के बावजूद भी उन दोनों बहनों में कोई फ़र्क ना कर पाता। दोनों ही खूबसूरती में बेमिसाल थीं। जो उन्हें देखता वो देखता रह जाता। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं शादी करूँगा तो उन दोनों में से किसी एक से करूँगा। दोनों ही मेरी फूफू की बेटियाँ थीं। मुझे खुद भी इन दोनों में कोई फ़र्क करना नहीं आता था। मैं अक्सर ही हिना को रिदा और रिदा को हिना समझ लिया करता था। अम्मा ने खुद ही फूफो के घर जाकर मेरा रिश्ता हिना से तय कर दिया। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। फूफो बहुत ही आसानी से राज़ी हो गई थी। हिना जैसी खूबसूरत लड़की मेरी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। उस वक्त मुझे हिना और रिदा की आदतों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वरना मैं हिना की जगह रिदा से शादी करता। मेरे दोस्त शादी पर मुझे छेड़ रहे थे कि तुझे तो एक के साथ एक फ्री मिल रही है। एक मेरे बराबर में दुल्हन बनी बैठी थी तो दूसरी मेरा हाथ पकड़कर रस्मों की अदायगी कर रही थी। मैं धूमधाम से हिना को रुखसत करवा के घर ले आया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं जिसे पसंद करता था वो रिदा थी। जिस लड़की की आदतें और अंदाज मुझे पसंद था वो हिना नहीं थी। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने हिना के साथ ही ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। शादी के कुछ ही दिनों में मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया और मैं हिना को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया। अबे मेरी साली रिदा दूसरे शहर हमारे घर रहने चली आई और सब कुछ बदल गया। रिदा हर वक्त मेरे आसपास रहने लगी। बिला झिझक वो मेरे बराबर में बैठ जाती, बात बे बात मेरा हाथ पकड़ लेती। कभी कभी तो मेरे अंदर अजीब से जज्बात जन्म लेने लगते। हिना रात को जल्दी कमरे में सोने के लिए चली जाती और मैं और रिदा बैठकर घंटों बातें करते। वो मेरे लिए चाय बनाकर लाती और हम दोनों एक साथ बैठकर चाय पीते। थोड़े दिनों में रिदा को बहुत अच्छी तरह मैं जान गया और मुझे कभी कभी इस बात का बहुत ही अफसोस होता कि मैंने सोचे समझे बगैर ही हिना से शादी क्यों कर ली थी। मैं और रिदा एक जैसी सोच के मालिक थे और कहीं ना कहीं हमारा दिल एक दूसरे से मिलता था। बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और रिदा को आए 15 दिन हो गए थे। इन 15 दिनों में हम दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। मैं हिना और रिदा को अपने साथ घुमाने के लिए बाहर ले जाता तो मेरी बीवी हिना वहाँ भी सारा वक्त अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहती। मैं और रिदा एक दूसरे से ढेरों बातें करती और हिना को किसी बात की खबर तक ना होती। वो हमेशा ही अपने फ़ोन में गुम रहती थी। अक्सर तो वो बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। हम या तो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाते या छोड़कर ही निकल जाते। रिदा मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो गई थी। उसे मज़ीद 1 महीना हमारे साथ रहना था। मैंने रिदा को बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई थी और पूरे शहर में घुमाया। हिना कभी हमारे साथ होती तो कभी घर पर ही रह जाती। मेरे दफ्तर के एक दोस्त की शादी में मुझे जाना था, लेकिन हिना ने साफ इनकार कर दिया। उसे हमेशा गैर लोगों में जाने से घबराहट होती थी। मैं अकेला ही शादी में जाने के लिए तैयार होने लगा। जैसे ही रिदा को पता चला कि हिना शादी में नहीं जा रही, वो खुद ही हिना के कपड़े पहनकर तैयार हो गई और कहने लगी मुझे अपने साथ ले चलें। मैं उसे मना ना कर सका और अपने साथ शादी में ले गया। वो खुद ही हिना बनकर सबसे मिलती रही और वापसी में सारा रास्ता सबका मजाक उड़ाती रही कि किसी को भी पता नहीं चला कि वो हिना नहीं बल्कि रिदा है। घर आकर उसने ये किस्सा हिना को भी सुनाया। हिना को शायद ये बात नागवार गुजरी थी और इसीलिए उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर मुझसे बात किए बिना ही सो गई। मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं हिना की नज़रों में ही मुजरिम था। हिना का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल अजीब हो गया था। वो कमरे में बंद रहने लगी। मैं कोई भी बात करता सीधी तरह जवाब ना देती। रिदा से भी उसका रवैया बदल सा गया था। मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा और रिदा का एक साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए एक रात जब रिदा मेरे लिए चाय बनाकर लाई तो मैंने उसे कह दिया कि तुम्हारी बहन तुमसे जल रही है, बेहतर है कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल मेरे बराबर में बैठ गई और हंसते हुए कहने लगी कि ये तो मज़े की बात है, अगर हिना जल रही है तो हमें उसे और जलाना चाहिए। हंसते हंसते उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया और उसी वक्त हिना कमरे से बाहर निकलकर लाउंज में आ गई। हम दोनों को इतना नज़दीक देखकर हिना के चेहरे का रंग बदल गया और वो तेज़ी से कमरे में वापस चली गई। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि रिदा ने मुझे रोक दिया और कहने लगी कि मैं कुछ ही दिनों के लिए तो आई हूँ, अगर हिना जल रही है तो जलने दो। मैं जाते हुए उसे बता दूंगी कि मैं उसे तंग कर रही थी। मैंने एक गहरी नज़र रिदा पर डाली जो बिल्कुल मेरे करीब बैठी चांद का टुकड़ा लग रही थी।
उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। मुझे लगा कि वो जाते हुए खुद ही हिना को सच बता देगी और हिना का मूड ठीक हो जाएगा। रिदा मुझसे कहने लगी कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, वो मेरे साथ कैरम खेलना चाहती है। लाउंज में ठंड बहुत थी, इसलिए मैं रिदा के साथ उसके कमरे में चला गया। हम दोनों कैरम खेलने लगे। मुझे यकीन था कि हिना अपनी आदत के मुताबिक जल्दी सो चुकी होगी। कैरम खेलते खेलते कब मुझे नींद लगी मुझे खबर ही ना हुई, और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं रिदा के बिस्तर पे मौजूद था और रिदा बिल्कुल मेरे साथ ही सोई पड़ी थी। अपने करीब देखकर उससे तो मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन ही बिस्तर से उठ बैठा। रिदा की हालत मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। मैंने फ़ौरन रिदा पर चादर डाली और सीधा अपने कमरे में चला आया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जो कुछ हो चुका था वो मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मुझे गुजरी हुई रात का एक लम्हा भी याद नहीं था, लेकिन रिदा की हालत ने मेरे अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया था। मैं जान गया था कि क़यामत की घड़ी आकर गुजर चुकी है। शायद थकन की वजह से मुझे रात की कोई बात याद ही नहीं रही थी। मैं कमरे में जब वापस आया तो हिना गहरी नींद सो रही थी। मैं फ़ौरन ही दफ्तर के लिए तैयार हुआ और वक्त से पहले ही घर से निकल गया। मैं रिदा का सामना नहीं करना चाहता था। सारा दिन मैंने सूली पर लटक कर गुजारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिदा का सामना किस तरह करूँगा। अगर उसने हिना को कुछ भी बता दिया तो मेरा घर तबाह हो जाएगा। सारा दिन इन्हीं सोचों में गुजर गया। मैं रात जानबूझकर देर से घर पहुंचा तो हिना का मिजाज पूरी तरह बिगड़ा हुआ था और रिदा अपने कमरे में सो चुकी थी। मेरा जिस्म खुद ब खुद काँप रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे सुकून आ गया जब हिना की नाराज़गी की वजह मुझे पता चली। वो मेरे देर से आने पर नाराज़ थी। मैंने मोहब्बत से हिना को मना लिया था, लेकिन रिदा का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सुबह जब मैं दोबारा दफ्तर जाने के लिए कमरे से निकला तो रिता सामने ही बैठी चाय पी रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आप कल रात इतनी देर से आए कि मैं आपके आने से पहले ही सो गई। उसका रवैया इतना नॉर्मल था कि मैं हैरान रह गया। शायद जो मैं सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, या फिर रिदा को भी मेरी तरह कुछ याद नहीं था। मैं खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था, लेकिन वो पूरी तरह पुरसुकून थी। मेरे अंदर भी इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ, और फ़ौरन ही बावर्ची खाने में चली गई। मैं भी इत्मीनान से नाश्ता करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में नाश्ता लेकर वो आई और हम दोनों के साथ बैठे नाश्ता हम कर रहे थे। जब ही हिना कमरे से निकल कर आई, मुझे और रिदा को एक साथ बैठा देखकर उसके चेहरे पर नागवारी छा गई। वो बहुत ही तल्ख लहजे में मुझसे कहने लगी कि अगर नाश्ता करना था तो मुझे जगा देते, मैं बना देती। हिना की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि शादी के इतने अरसे में उसने मुझे एक दफ़ा भी नाश्ता बनाकर नहीं दिया था। मैं हमेशा ही दफ्तर जाकर नाश्ता किया करता था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, कल से मैं तुम्हें ही जगाऊंगा। एक दफ़ा फिर मैं रिदा के साथ नॉर्मल हो चुका था। बीती हुई इस रात का जिक्र भी हम दोनों के दरमियान नहीं आया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि तूफ़ान आने से पहले एक गहरी खामोशी होती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे कि अचानक ही तूफ़ान आ गया था। रिदा के जाने का वक्त करीब आ रहा था और मैं उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगा था। रिदा ने मुझसे मूवी देखने की फरमाइश की थी। मैंने हिना को कह दिया कि शाम में तैयार रहना, मैं तुम्हें और रिदा को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा। लेकिन मुझे घर लौटने में देर हो गई। मुझे लगा कि हिना शायद इस वजह से मुझसे नाराज़ है, लेकिन जब उसने मुझे रिदा की प्रेगनेंसी का बताया तो मेरी रूह फना हो गई। सुबह का वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया जब मैं रिदा के बिस्तर से उठा था और रिदा की हालत बहुत ही गैर इखलाकी थी। हिना मुझे ये खबर सुनाकर अपने कमरे में बंद हो गई और रिदा तो पहले से ही अपने कमरे में बंद थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। मेरे हंसते बसते घर को आग लग गई थी। कुछ लम्हों बाद जब मुझे होश आया तो मैं पूरी तरह हिना के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा। जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे तो खुद भी याद नहीं था कि उस रात क्या हुआ था। बहुत देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद हिना ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। जैसे ही मैं उसके करीब किया तो उसने मुझे एक जोरदार धक्का दे दिया। उसकी आंखों में मेरे लिए जो बेएतबारी और नफ़रत थी वो देखकर ही मेरा खून रगों में जमने लगा था। हिना ज़ारो के तार रो रही थी और कह रही थी कि उसे पहले से मालूम था कि मैं उससे बेवफाई कर रहा हूँ। मैं जानबूझकर रातों में देर तक उसकी बहन के साथ बैठता था। वो रोते हुए मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे खामोश करवाया था, लेकिन वो बार बार तलाक के लफ्ज़ की तकरार कर रही थी। मैं हिना को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो कह रही थी कि मैंने उसे धोखा दिया है और उसकी मौजूदगी में उसकी बहन के साथ ताल्लुक़ कायम कर लिया है। वो किसी सूरत मेरे साथ रहने के लिए राज़ी नहीं थी।
मैंने हिना को रोकने के लिए कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है और ना ही मेरा इससे कोई ताल्लुक है। वैसे भी उस रात की कोई बात मुझे याद नहीं थी। मेरी बात सुनकर हिना चौंक उठी। कहने लगी, अगर ये बच्चा आपका नहीं है तो फिर किसका है? मैंने गुस्से से कह दिया कि मुझे क्या मालूम, अपनी बहन से पूछो, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो। हिना ने खुद ही आवाज़ देकर रिदा को बुलाया तो रिदा काफ़ी देर बाद मरे मरे कदमों से हमारे कमरे में चली आई। हिना ने उससे सख्ती से पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो वो मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरा इसके बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं। रिदा रोते हुए कहने लगी कि आप भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये बच्चा आपका ही है। आपको मुझे और इस बच्चे को हर सूरत कबूल करना ही होगा। रिदा की बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई। मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो साबित करके दिखाओ कि ये बच्चा मेरा है। मेरी ये बात सुनकर उसकी ज़बान को ताला लग गया। मैं जानता था उसके लिए ये साबित करना बहुत ही मुश्किल है कि ये बच्चा किसका है। हिना रिदा से कहने लगी कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर डीएनए टेस्ट करवाना होगा कि पता चल सके कि ये बच्चा किसका है, क्योंकि अगर मेरे शौहर ने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक बनाया है तो मैं उसके निकाह में नहीं रह सकती। हिना की बात सुनकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट होता तो यकीनन इस बच्चे का बाप मैं ही साबित होता। इससे पहले कि मैं डीएनए टेस्ट के लिए इनकार करता, रिदा ने खुद ही कह दिया कि वो कोई टेस्ट नहीं करवाएगी। हिना कहने लगी, अगर तुम इतनी सच्ची हो और मेरे शौहर की किरदार कशी कर रही हो तो तुम्हें टेस्ट करवाना होगा। लेकिन रिदा किसी सूरत राजी ना हुई। रिदा के बार बार इनकार ने मेरे दिल में खदशा पैदा कर दिया कि ये बच्चा शायद मेरा नहीं है। इसीलिए रिदा डीएनए टेस्ट नहीं करवाना चाहती। अगर ये बच्चा मेरा होता तो वो खुद ही डीएनए टेस्ट करवा के मुझे मुजरिम साबित कर देती। उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात ने मुझे बहुत कुछ बावर करवा दिया था। इसलिए मैंने भी हर टेस्ट करवाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब मैंने हिना ने बार बार एक ही बात की तकरार की तो उसने बिना टेस्ट कराए ही सारा सच उगल दिया, जिसे सुनकर मैं और हिना सदमे में आ गए। रिदा का हमारे घर आने से पहले अपने किसी आशिक के साथ ताल्लुक बन चुका था, लेकिन फिर उस लड़के ने रिदा को छोड़ दिया और उसे धोखा देकर फरार हो गया। रिदा इसीलिए कुछ महीनों के लिए हमारे पास आई थी ताकि वो अपने दुख से बाहर आ सके। लेकिन जब पहले ही दिन उसने हिना समझकर मैंने बाहों में भरा तो उसे खुशी का एहसास हुआ। मैं हिना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था तो इस बात ने उसके अंदर हसद पैदा कर दिया। उसने जानबूझकर मेरी खिदमत की ताकि मेरी सारी तवज्जो उसी की जानिब हो जाए। वो खुद ही मुझे ज़्यादा वक्त देती और हिना के करीब जाने से रोकती। आधी आधी रात तक मुझे ज़बरदस्ती बातों में लगाए रखती ताकि मेरे कमरे में जाने तक हिना सो जाए। उसका असल मकसद ही यही था कि वो किसी तरह हिना को मेरी ज़िंदगी से निकाल दे और ख़ुद मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। कुछ ही दिनों पहले उसे पता चल गया था कि वो उम्मीद से है और ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ये बच्चा उसके आशिक का है, लेकिन उसका आशिक उसे छोड़कर फरार हो चुका था और ये बच्चा रिदा के गले की हड्डी बन गया था। रिदा ने बहुत चालाकी से इस बच्चे को मेरा सिर डालने के लिए एक मंसूबा बनाया। अपनी बहन के सामने मेरे साथ नज़दीकियाँ बढ़ाती चली गई और फिर एक रात मुझे चाय में नींद की दवा देकर कैरम खेलने के बहाने अपने कमरे में ले गई। मैं उसके कमरे में जाते ही गहरी नींद सो गया था और सुबह के करीब जानबूझकर उसने अपना हुलिया ख़राब किया और मेरे साथ ही बिस्तर पर लेट गई ताकि मैं खुद को मुजरिम समझ सकूं। वो चाहती थी कि इस बच्चे के नाम पर वो मेरा और हिना का रिश्ता ख़त्म करवा दे और ख़ुद इस बच्चे समेत मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। हिना की वो बुराइयां जो मुझे रिदा के आने के बाद नज़र आने लगी थी वो दरअसल रिदा की ही पैदा करता थी। मैं रिदा के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। अगर हिना डीएनए टेस्ट की बात ना करती तो शायद ये सच्चाई रिदा कभी ना बताती और मैं सारी ज़िंदगी खुद को मुजरिम समझता। रिदा के मुंह से सारा सच उगलने के बाद हिना ने खुद ही उसे पकड़कर घर से बाहर खड़ा कर दिया। उन दोनों की भले शक्ल एक जैसी थी, लेकिन आदतों में दोनों मुख्तलिफ थीं। बस फ़र्क ये था कि मैं रिदा को नेक और शरीफ समझता था, लेकिन दरअसल वो ही मक्कार और बदनीयत थी। उसने अपनी खुशी की खातिर अपनी ही सगी बहन का घर उजाड़ना चाहा। जानबूझकर मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाती गई और हिना को मुझसे बदगुमान कर दिया। हिना ने उसे वापस उसके शहर भेज दिया था और मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने हिना को यकीन दिलाया कि मैं उसे कभी बेवफाई नहीं करूँगा। वफ़ादारी निभाना सिर्फ औरत का ही काम नहीं होता, बल्कि एक मर्द का वफ़ादार रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिदा जैसे लोग मियाँ बीवी के पाकीज़ा ताल्लुक़ को बर्बाद करके अपनी ज़िंदगियाँ संवारना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो अपनी बर्बादी का सामान कर रहे होते हैं। रिदा भले ही शक्ल में हिना जैसी थी, लेकिन मेरी बीवी हिना थी और मुझे उससे मोहब्बत थी। मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं वफ़ादारी के साथ साथ
अपने और हिना के रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगी बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।